बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अपोजिशन अवाम के सामने जमहूरियत की बात करती है लेकिन पसे पर्दा मुलाकातें करती है। इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। क्यों इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है अवाम के सामने, और फिर जब रिलीफ की बारी आए तो इन्हीं इदारों के पास जाया जाता है रिलीफ लेने के लिए। किस से किस वक्त मुलाकात हुई, आपको आज प्रोग्राम में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि ओपोजिशन की ये इस एपीसी की असल हकीकत क्या है। सवालात भी पूछेंगे कि क्यों ये मुलाकातें की गई, क्यों रिलीफ मांगा गया, और जो बयानिया सामने रखा गया अवाम के एपीसी को लेके वो फिर किसके लिए था, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज प्रोग्राम में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमत से उसका मौक़िफ़ जानेंगे, क्यों लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों में इजाफा किया गया। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगी शैला रज़ा साहिबा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर रहनुमा हैं। साथ इनके मौजूद होंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा से शुरू करूंगा। शैला साहिबा, क्या समझती हैं ये ओपोजिशन की मुलाकातें, क्यों आप एपीसी में एक मौक़िफ़ रखते हैं, इतना सख्त बयानिया रखते हैं, और पता लगता है कि 2 दिन पहले आप खुद मिल के आ रहे हैं, आपके लीडरान मिल के आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं? ये आवाम को धोखा देने के लिए सामने कुछ दिखाया जाता है और पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल करने का। और चेयरमैन बिलावल की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों मुलाकात की और उसका क्या मकासद थे और उसमें कौन कौन था और क्या एतराज़ किया चेयरमैन बिलावल ने। और अमीन उद्दीन क्या है गंडापुर, उसको भी उन्होंने कहा कि भाई आपसे नहीं बात हो रही। तो जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला था या नेशनल सिक्योरिटी का, उस पर ज़रूर बात हुई। बाकी जो हमारे मसाइल हैं गवर्नमेंट से, उस पर हमने एपीसी की है जिसको अवाम सह रहे हैं, जो अवाम। और इसके साथ साथ सिंध में और जो सूरत हाल है सैलाब की और बारिशों की वजह से, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या ये बातें हुकूमत की जो है उनको माफ कर देना होगा? जहां तक मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर या मुल्क की सलामती पे कहीं मीटिंग होती है तो वो तो होगी। वो तो हम असेंबली में भी कहते हैं कि इजलास जब होगा और इस तरह की लेजिस्लेशन आएगी जो कौमी सलामती के लिए होगी, हम बिल्कुल आएंगे उसमें। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये चीज ऐसी हुई है कि इसके यूं भांडे फोड़े जाएं तो भांडे फोड़िए। शैला रज़ा हमने तो साहिबा, नहीं ये कहा कि ऐसी नहीं हुई। पिंडोरा बॉक्स इस वजह से भी खुला है कि जो ओपोजिशन ने एलामिया जारी किया गया था जिसमें बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया गया था, उसके पसे पर्दा जो मामलात चल रहे थे। आपकी बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की भी बात है। 2 मुलाकातें मोहम्मद जुबैर साहब के कहने पे हुई, उसके हवाले से DGISPR ने भी कहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक जो बात उभर के सामने आ रही है, पिंडोरा बॉक्स की बात की आपने, इस वजह से ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अवाम ये जानना चाह रही है, एक तरफ तो ओपोजिशन इतना सख्त बयानिया लेके चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, और ये मुलाकातें बाकायदा तौर पर अब ऑन रिकॉर्ड आना अब शुरू हुई हैं, बिकॉज इससे पहले ये इन मुलाकातों के हवाले से आवाम को आगाह नहीं किया गया था। इन मुलाकातों के बारे में आगाह होना जरूरी नहीं था जब इनको इन कैमरा कहा गया था और ये बताया गया था कि क्या सूरत हाल है और इस तरह की मुलाकातें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि इन मुलाकातों की वजह से जो कुछ ऑपोजिशन सह रही है और इन वजहों से जो कुछ अवाम पे बीत रही है उससे आवाज दबा ली जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। राना एहसान अफजल साहब की जानिब बढ़ूंगा। राना साहब, आप लोगों का भी बड़ा एक सख्त बयानिया, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की, और मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल कल कहा कि देखें जी, पार्लियामेंट में हल होने चाहिए पार्लियामेंट के मामलात, और जब ये पार्लियामेंट में मामलात हल करने की बातें करते हैं तो फिर आप ही के एक लीडर और सीनियर लीडर जो कि गवर्नर सिंध रह चुके हैं, वो 2 दफ़ा मिल भी आते हैं और पसे पर्दा ये भी डिस्कस कर लेते हैं जी, जिस पर आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि लीगल मामलात अदालत में और जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो जुबैर साहब की अपनी स्टेटमेंट जो है वो पूरी कौम के सामने आ गई है कि वो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकातें की और वो ना कोई रिलीफ लेने गए थे, ना उन्होंने डिमांड की। दूसरी बात, ये जो नैरेटिव जो हुकूमत बिल्ड करना चाह रही है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। ये तो उस नैरेटिव की तायीद कर रही है कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है और करती जा रही है और बड़े बड़े तरीके से कर रही है, तो उसी नैरेटिव की तायीद कर रहा है। और दूसरी नहीं नहीं नहीं, चीज सॉरी ये कि सॉरी जो आप सॉरी कह रहे हैं सॉरी पशे राणा पर्दा साहब, और अगर पीछे हो अफवाज गया, पाकिस्तान आप मेरी लोगों को मेरी बुला के बात मुलाकात मुकम्मल करती, करने दें। सियासी बातें करती, देखिए, तो बिल्कुल ये नैरेटिव था। लेकिन आप लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट की गई और सियासी बातें की गई, तो नैरेटिव इसके बिल्कुल अपोजिट है। मैं मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने तो अपना लाएमल कौम के सामने रख दिया, उन्होंने तो अपनी डिमांड कौम के सामने रख दी, उन्होंने 26 निकात दे दिए। तो जो अगर पशे पर्दा या मुलाकात जो होती भी रही, तो हम तो उसके बावजूद इस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं कि आगे हमें क्या चाहिए है। आगे हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए है, आगे आगे हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है, आगे हमें ट्रूथ कमीशन चाहिए है। तो हम तो स्टैंड कर रहे हैं इन डिमांड्स के ऊपर। और जो मुलाकातें हुई जो जुबैर साहब ने की, वो उन्होंने बता दिया कि वो एक पर्सनल कैपेसिटी में थी। और जो दूसरी मुलाकात थी वो गिलगित, अब आगे भी ये जो हमने 26 नुकात दिए हैं, इसके अंदर भी हम यही कहते हैं कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉन्वर्सेशन करें, वो बैठे इन मामलात के ऊपर जो 26 नुकात हमने रेज किए। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इस चीज को हुकूमत घुमा के अवाम को क्या बताना चाह रही है। नहीं, जुबैर अवाम साहब की पर्सनल कैपेसिटी जी। में रिलीफ मांग रहे थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में मांग रहे थे। नहीं, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं मांगी, और अगर रिलीफ मांगी होती या कोई मिल रही होती तो आज ये जो कुछ हमारी लीडरशिप के साथ हो रहा है ये हो रहा होता। हमारे पे तो कोई, मैं समझता हूं कि कसर छोड़ी ही नहीं। आप जितने जो जस्टिसेस हैं जिन्होंने नैब के ऊपर अपनी बेल्स के ऊपर जो कमेंट्री दी है, उन डिसीजंस के ऊपर आप पढ़ लें। हम तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मारे हुए हैं, हम तो एक डिवाइड के ऊपर एहतसाब हो रहा है, दूसरे को पूरी माफी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव ये जो हुकूमत बिल्ड कर रही है, ये मेरी समझ से तो बालातर है। ये तो जो हम बातें कर रहे हैं वो सच्ची साबित हो रही हैं। और हमने अपना नैरेटिव 26 नुकात के सामने आगे रख दिया है। अब इससे आगे चलें, इस पे बात करें। शैला रज़ा साहिबा, आप समझती हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं मुस्लिम लीग नून से? अब आप लोगों का इत्तेहाद, चाहे वो एपीसी में हो, चाहे वो सड़कों पे डी चौक पे हमें नजर आए मुस्लिम लीग नून के साथ, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टैब्लिशमेंट से मामलात नहीं सही चल रहे मुस्लिम लीग नून के, वो आप लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। आप ऐसी सोच है पार्टी में? पार्टी में इस तरह की सोच नहीं है, क्योंकि हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं, हम अपनी मुलाकात के जिम्मेदार हैं। हम तमाम पार्टीज के साथ बैठ के जो एलामिया बनाया गया है उसके पाबंद हैं। अगर कोई फर्द वाहिद, जैसे कि नून लीग का कहना है, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकात की है, तो वो भी चैनल पे आके अपनी बात बयान कर चुका है। और पूरी दुनिया में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं, उनका जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट से ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं और बारहा हमने वजीर आजम से कहा कि महतमा साहिबा नीचे उतरिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिस पे आपको पार्लियामेंट में बैठ के अपनी पूरी कौम की ताकत चाहिए, अपोजिशन की हिमायत चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसकी उन्होंने ज़क भी उठाई। और अभी भी जो ये मीटिंग्स हुई उसमें उन्होंने आने की जहमत गवारा नहीं की, और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग उनके बगैर हुई कैसे, ये हैरानी है। और इसीलिए चेयरमैन ने कहा कि हम उसमें आएंगे नहीं, और ऐसे भांड अगर वहां पे मौजूद हों जो बैठ के बाहर इस तरह की बातें करें, तो फिर वो मीटिंग का फायदा क्या? आप समझती हैं कि ये जानबूझ के शेख रशीद साहब को ये कहा गया और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि शेख रशीद साहब के लिए या तो इमरान साहब जवाब दें, या हमें कहीं और से ये जवाब आए कि ये किसके स्पोक पर्सन है। और दूसरी बात, शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये कहते हैं कि मुलाकातें नहीं हुई हैं, और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तो मैं बिलावल से लेके मौलाना फजलुर रहमान हर किसी की मुलाकातें बताऊंगा, और ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आप सबके नाम लूँ। मैं समझती हूँ कि 50 अरब 15 करोड़ का खसारा रेलवे को पहुंचाकर अब उनके पास यही बातें रह गई हैं कि वो ताजो बीबी बन के इस तरह की बातें करें। वो करते रहें, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो सबके सामने। चेयरमैन ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया
कि हाँ हमने जो बात की वो है, लेकिन ये आदमी कौन है जो बाहर निकल के ये बातें कर रहा है? तो मैं ये समझती हूँ कि इस आदमी को तो शट अप कॉल मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी हमारे साथ रहेंगे, पीटीआई से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मुलाकातों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बड़ा सवाल जो कि उठ रहा है और वो ये सवाल है, क्या नवाज़ शरीफ साहब को इन तमाम मुलाकातों का इल्म था या नहीं था? राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या नवाज़ शरीफ साहब जानते थे ये तमाम मुलाकातें हुई हैं ज़ुबैर साहब से, या मरियम नवाज़ साहिबा को ये कन्वे किया गया था ये मुलाकात हुई है? देखिए, जुबैर साहब ने कल एक टीवी चैनल पे बताया कि नवाज साहब को और मरियम साहब को इन मुलाकातों का मालूम नहीं था, क्योंकि ये उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकातें की थी। तो यही मेरे ख्याल से मरियम नवाज ने भी कहा, और उनका जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि जो चीज़ें जमहूरी हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए हैं, और वो पुशे पर्दा जो है वो डिस्कशन उनकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ, देखें, जो कुछ भी होता रहा, अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कॉल दी गई किसी मीटिंग की तो वहां जाना ही था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुलाकात करनी ही थी। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद हमारे 26 नुकात पूरी अवाम के सामने हैं। उस डिमांड के ऊपर हम खड़े हैं। आगे का रास्ता ऑपोजिशन पार्टीज ने आपको बता दिया कि क्या है। जी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आज कहते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि अगर मुलाकात हुई भी हैं तो मामला ठीक करने के लिए हुई हैं, और मामला को ठीक करना भी ज़रूरी है। आपकी पार्टी में वाज़े तौर पे दो राय पाई जाती हैं। एक वो लीडरान हैं जो चाहते हैं कि उनके मामला दुरुस्त हो जाएं, पार्टी आगे बढ़े, पार्टी के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएं। दूसरी तरफ आपके पार्टी के लीडर जो हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनकी जानिब से एक तकरीर कर दी जाती है और वो तकरीर इतनी हार्श होती है कि वहाँ पे बैठे लोग भी परेशान हो जाते हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हो जाते हैं। तो ये जो वाज़े फ़र्क है पार्टी में, ये आप क्या कह सकते हैं कि इख्तलाफ राय है इस हवाले से, या फिर ये पॉलिसी जो है पार्टी की वो डिक्टेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि चीज़ें लेके आगे चलना चाह रहे हैं तो उनको मसाइल पेश हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हेड करते हैं इन दैट पोजीशन। उससे रिलेटेड जब भी कोई मुलाकात होगी या कोई मीटिंग कॉल होगी तो सारे स्टेक होल्डर्स को वहां आना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी। साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मुलाकात जिसमें आर्मी चीफ साहब ने डिस्कस किया था गिलगित बल्तिस्तान का इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 मीटिंग्स बिटवीन मिस्टर जुबैर साहब एंड DGISI एंड आर्मी चीफ। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि कोई मीटिंग हो, उसमें जो भी बातचीत हो, लेकिन उसके बाद एक फोरम बना APC का जिसके अंदर सारी पार्टीज इकट्ठी हुई। हमारा जो ऑफिशियल बयानिया है, जो हमारा मौकफ है, जो हम आगे जिस तरीके से मुल्क को ले जाना चाहते हैं सारी पार्टीज मिलके, वो हमने बयान कर दिया। वो हमने जो है वो सारे नुकात वो आज इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो है वो वैलिड हैं, वो पाकिस्तानी कौम के लिए भी वैलिड हैं, और वो PTI के लिए भी वैलिड हैं। तो उन चीजों के ऊपर तो हम स्टैंड ले रहे हैं, उन चीजों के ऊपर हम खड़े हैं। बयानिया में जरा फर्क है ना, तो इस वजह से मैं ये जानना चाह रहा हूं ताकि आवाम को भी ये पता लगे कि बयानिया जो है ये नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया आप आगे लेके चलना चाह रहे हैं, या शहबाज शरीफ का मुफाहमत का बयानिया? अब हमारा बयानिया वो APC के 26 नुकात हैं। हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया है। हमारा बयानिया है कि पाकिस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत बनाना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। शैला रज़ा साहिबा, आप समझती हैं कि अब इन तमाम बातों के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा अपोजिशन की पार्टीज़ में? अगर चाहे वो आप बात करें PMLN की और PPP की। एतजाज़ अहसन साहब से जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था वो कह रहे थे कि मैं तो कहता हूँ पार्टी को कि नवाज शरीफ पे भरोसा ना करें, ये किसी भी वक्त धोखा दे जाएंगे, लेकिन पार्टी की राय का एहतराम है। जी जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं हैरान हूं
कि ये कैसा नॉन पॉलिटिकल वजीर आजम है जिसको इतना भी नहीं मालूम कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग उसके बगैर नहीं हो सकती, यानी कि वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता। वो मैडम आपने अब वजीर आजम की बात की है, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे वजीर आजम का पूछ लेते हैं कि वजीर आजम इतना नाहल आदमी जी का हमारे ऊपर आ जाना, ये हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल, और यहीं से बात शुरू होती है कि ये सेलेक्टेड वजीर आजम जो हम पे थोपा हुआ है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि तारीख ने हमें बहुत सबक दिए हैं और तारीख से हर पार्टी ने सीखा है। और अब पॉलिटिक्स इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि इतनी ट्रांसपेरेंसीज हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज में कि हर पार्टी जो है उसको खुद अपने आप को प्रूफ करना है। हर पार्टी को मैडम प्रूफ करना है। आपने वजीर आजम की बात की और बहुत वैलिड पॉइंट उठाया वजीर आजम के हवाले से कि वजीर आजम उस मीटिंग में क्यों नहीं थे, वजीर आजम बाकी चीज़ों का नोटिस नहीं ले रहे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सबसे अहम सवाल जो कि अपोजिशन उठा रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग में वजीर आजम क्यों नहीं मौजूद थे? अब मुझे नहीं पता कि वो जितना मैंने शैला रजा साहिबा को सुना था कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी या नहीं थी, वजीर आजम को वहां होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये अगर शैला रजा जैसे लोग बताएंगे तो मैं तो फिर क्या कहूं। तो मैं फिर बिलावल भुट्टो को भी बहुत कुछ बताना चाहूंगा कि गुफ्तगू करने का तरीका क्या होना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब को बताना पसंद करूंगा कि चोरी कैसे नहीं की जाती। और मैं इनकी क़यादत के ऊपर भी बड़ी कि गोली किसको मारनी चाहिए, गोली किसको नहीं मारनी चाहिए, मूछें मुड़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो वो बातें तो छोड़ दें। वजीर आजम है, इलेक्टेड लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर इनको दूसरों की क़यादत की इज्जत करनी नहीं आती तो दूसरे भी इनकी क़यादत के परखच्चे उड़ाने की उतनी इस्तेताअत रखते हैं जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रही है इस वक्त। तो मैं, क्योंकि मेरी बहनें छोटी हैं मुझसे, मैं बस इस पे ही इक्तफा करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि हर मौजू के ऊपर हर फोरम पे जाना वजीर आजम के लिए मुमकिन नहीं है। वो उनकी सवाबदीद है, वो जिस पे जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे, वो चाहेंगे। तो ये इस ना डिक्टेशन हम पीपल्स पार्टी से लेंगे इस मसले पे, ना किसी और जमात से लेंगे। फिरदौस साहब यू आर वेरी राइट, लेकिन मेरा इस पे सवाल बनता है, और आप बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सवाल ये है कि जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के मामलात हों और जब ये डिस्कस करना जा रहे हों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान के 4 सूबों के बाद 5वां सूबा बनने जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि नेशनल कंसेंसस में वजीर आजम का होना ज़रूरी है? जी बात ये नहीं है, अभी तो कोई कंसेंसस नहीं जो है, अभी तो डिलिबरेशंस हो रही, अभी तो कोई उसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, अभी तो राय जमा की जा रही है कि किसकी क्या राय है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी राय जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव पीटीआई की तरफ से भेज दी। जिस दिन कंसेंसस अचीव हो जाएगा सारे लोगों को बुलाएंगे, खूब शबोदब के साथ अनाउंस करेंगे, इससे कि इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी हैं। इट्स एन ऑप्शन विच इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। उस ऑप्शन के ऊपर अगर किसी को कोई एतराज है, कोई और राय देना चाहता है, मशवरा देना चाहता है, वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब डिलिब्रेशंस के अंदर जो है वो वजीर आजम का भी बैठना जरूरी है, मैं नहीं समझता। इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, और फिर सबसे बड़ा टाइमिंग का इशू है। इस वक्त इलेक्शन से पहले करेंगे तो बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि जी ये प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई। इसकी टाइमिंग क्यों अभी करने की जरूरत हो रही है वो समझाने की जरूरत है। अगर पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बैठे होते तो वो कहते कि ये मसला हो रहा है, तो इसीलिए वो शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स वाले और जो हमारी मुल्क की सालमियत के बारे में फौज का एक बड़ा अहम किरदार है, उनसे कराई के एक न्यूट्रल पार्टी की ब्रीफिंग हो, because army is an organ of the state, not of a political party. Right. फिरदौस साहब, so if people can't understand such simple things, exactly. तो आप सोचें कि ऐसे लोगों से फिर क्या राय ली जाए? राय लिए बगैर कर दें तो कहते हैं हमसे मशवरा नहीं किया, मशवरे के लिए बुलाए तो कहते हैं वजीर आजम आए क्यों नहीं। भाई आपको क्या फर्क पड़ता है, शैला साहब आप अपनी राय दीजिए।
फिरदौस साहब, शैला साहिबा मुस्कुरा रही हैं और वो कुछ कहना चाह रही हैं, मैं उनसे भी सवाल कर लेता हूँ। फिरदौस साहब कह रहे थे कि डेलिब्रेशंस में वजीर आजम का होना ज़रूरी नहीं है, इस पर आप कोई राय देना चाह रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो हमने कहा आपकी राय शामिल करें इसमें। वजीर आजम पीटीआई के नहीं है, पहले तो ये अपनी गुफ्तगू पे गौर कर लें कि इन्होंने कहा पीटीआई के वजीर आजम। ठीक है, ये इंतहाई हसास मामला है जिसका फैसला गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने करना है। उसको एक दफा दर्जा दिया जा चुका, वहां के वजीर आला रह चुके मेहदी शाह एक ऐसे वक्त में कि जो कश्मीर की तरफ की ये जो वहां पे शोरिशें हैं, हम एक अहम मीटिंग कर रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आए हैं, जिसको हेड वजीर आजम ने करना है, और आप कह रहे हैं कि वो उनकी सवाबदीद है, वो आए या ना आए, और आपके लोग कह रहे हैं वजीर आजम वो बिलावल बच्चा है। तो अगर 60-70 साल के आदमी को ये बात नहीं मालूम कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना इस वक्त बहुत अहम बनता है और गिलगित बल्तिस्तान की राय के लिए इंतहाई बहुत जरूरी है, तो फिर इस मीटिंग का बिल्कुल यही अंजाम होना था कि उसमें से कुछ भांड निकल के उस पर बात करें जो हो रही है। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी हमारे साथ रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर बात करेंगे वो अद्वियात की कीमतों के हवाले से है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों बढ़ाई गई और उस पर एतराज़ात किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एतराज़ात आए। आज उस पर डॉक्टर फैसल साहब ने, जो कि मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए सेहत, उन्होंने कहा है कि इसकी कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं ताकि आवाम तक पहुँच सके, इसकी मिकदार को हम ज़्यादा कर सकें और आवाम के लिए आसानी के साथ रेडिली अवेलेबल हो, तो इस वजह से बढ़ाई गई हैं। और दूसरा ये भी कहा गया कि कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इस वजह से जो है उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ दे चुकी है कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा है इसको वापस लिया जाए। शैला रज़ा साहिबा से उनकी राय जानते हैं, इससे मुतल्लिक़ क्या राय रखती हैं वो। अच्छा, कुछ दिनों से कुछ नॉन इश्यूज जो हैं उनको शोर मचा के जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात नहीं हो रही। मसलन जो महंगाई बढ़ रही है हर हफ्ते, ना इस पे कोई बात हो रही है, और खास तौर पर कराची वाले जो लोड शेडिंग का और गैस की कमी का जो है वो अजाब सह रहे हैं, ना इस पे बात हो रही है। और इसके साथ साथ अब पहले ही जो अद्वियात की कीमत बढ़ी थी, जिसके इनाम में आमिर कियानी साहब को पार्टी में एक ओहदा दे दिया गया था, अब 94 मजीद दवाएं ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ा दी गई, और कहा जा रहा है कीमतें बढ़ेंगी तो अवेलेबल होंगी। यानी कि आपका माफिया जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उनको आने नहीं दे रहा। तो मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म के लोग हैं कि इनको कोई बात असर नहीं करती, और फिर हम कहते हैं कि कुछ सेलेक्टर को नजर नहीं आता तो उस पर बुरा मानते हैं। तो बात यही है कि इनकी कीमतें वापस होनी चाहिए फौरन, और इतनी पैनाडोल भी जो है उस तक की कीमत में इतना फर्क आ चुका है पहले जो कीमतें बढ़ी थी, और इंसुलिन से लेके हर चीज की कीमत में, कि इंसान हैरान है कि वो जिंदा रहने के लिए दवा भी नहीं ले सकता। टमाटर प्याज की तो बात अब हम कर ही नहीं रहे क्योंकि वो तो रोजाना महंगे हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो दवाएं कुछ लोगों को चाहिए वो भी अब हाथ से गई। तो मैं समझती हूँ कि वजीर आज़म साहब आप मीटिंगों से तो मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन जरा इधर तो आ जाएं। एहसान साहब, आज बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि दवाई सास कंपनियां जो हैं उनके प्रेशर में हम नहीं आए, और हमने ये जो कीमतें बढ़ाई हैं वो सिर्फ इस वजह से बढ़ाई हैं ताकि ये आवाम को अवेलेबल हो सके। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आवाम पे बोझ, चाहे आप जिस भी सूरत में बढ़ाएं, चाहे उनकी सहूलत के लिए आप नाम दें, बोझ तो आवाम पे डाला जा रहा है। एक बंदे के लिए दवाई ख़रीदना और जान बचाने की दवाई, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम्स हैं,
जिसके बगैर आपकी जान नहीं बच सकती, ऐसी दवाइयाँ हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि ओपोजिशन इस पे अपना भरपूर, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो मौक़िफ़ आया, मुस्लिम लीग नून ने इस पर कुछ नहीं कहा। देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से हुकूमत की प्रायोरिटीज और कॉम्पिटेंस का पता लगता है। देखें, ये 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। हुकूमत चाहे तो नॉन लग्जरी आइटम्स के ऊपर और नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाती है और इस तरह के जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनकी प्राइसेस को मेंटेन रखती है कि वो आम आवाम की रीच में रहे। लेकिन इसी को कॉम्पिटेंस कहते हैं। बदकिस्मती से कॉम्पिटेंस नाम की चीज पीटीआई में एग्जिस्ट नहीं करती और उसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम ये इसलिए महंगी कर रहे हैं कि ये अवेलेबल हो जाए। भाई, इन्हीं चीजों को तो आपने मैनेज करना है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके अंदर आप सब्सिडी दें और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं या लग्जरी आइटम्स हैं उन पे आप टैक्सेस रखें। यही तर्ज आपने देखा कि देखें, गरीब को क्या चाहिए है? गरीब को रोटी चाहिए है, गरीब को चीनी चाहिए है, गरीब के जो 10-15 जो फूड के एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी कीमतों को इन्होंने मेंटेन करना था, वो तो ये भी नहीं मेंटेन कर सके। और आपने देखा कि आटा और चीनी जो है जिससे गरीब का जो है वो पेट भरता है, वो कहाँ उनकी कीमतें चलेगी। तो इसलिए ये जो मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस है, यही वो वजह है कि आज ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है कि इनसे हुकूमत नहीं चल सकती। मेरी समझ से ये बाहर है बात कि भाई आप नॉन एसेंशियल आइटम्स पे टैक्सेस लगाएं, आप लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस लगाएं और जो लाइफ सेविंग आइटम्स हैं उधर आप सब्सिडाइज। हमारे पास नाज़रीन टाइम कम है। शैला रज़ा साहिबा, एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो सिंध की वज़ीर सेहत है, आज उन्होंने कहा कोरोना बढ़ रहा है, इस वजह से हम तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। तो बाकी तमाम सूबों में आप देख रही हैं और वफाक में तालीमी इदारे खुले हुए हैं, सिंध में सिर्फ बंद हैं। या तो तमाम वफाक और बाकी सूबों में भी बंद होने चाहिए या फिर सिंध में नहीं बंद होने चाहिए। NCOC की मीटिंग में क्या होता रहता है कि सिंध क्यों नहीं अपनी बात, सिंध इस पर सियासत क्यों करता है, अपनी बात क्यों मानता है दूसरों की बात सुनने के बजाय? अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि सिंध की बात सबने मानी, होना खत्म हुआ, और जब तक नहीं मानी थी मुल्क में फैला। हमने जब लॉकडाउन की तरफ गए तो वजीर आजम ने शोर मचाया, लेकिन तमाम सूबों ने फौज तलब कर ली और लॉकडाउन किया जैसे सिंध ने किया था। अब बात यह है कि अपने अपने इलाके में टेस्ट पॉजिटिव आने की तादाद है और हम जो कि सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ तादाद पॉजिटिव निकली है, टीचर्स में निकला है, IBA के स्टूडेंट्स में निकला है। तो वो लोग अगर ये समझते हैं कि जो सूबा ये समझता है कि उसके हालात बेहतर हैं, उसको खोल लेना चाहिए। और स्मार्ट तो इसी का नाम है कि जहाँ पे मसला हो वहाँ पे हमें जो है वो देखना चाहिए कि नहीं खोलें। तो ये बात इतनी सी, इसमें परेशानी की क्या बात है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में अपोजिशन की मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया और एक जो इम्पॉर्टेंट इशू था लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि आवाम जो है वो ऑलरेडी इतनी मुश्किल हालात से गुज़र रही है। आपको पता है कि मईशत की सूरत हाल क्या है, इससे एक आम शख्स का जो है ज़रिया माश भी मुतासर हुआ है कोरोना के हालात के बाद। तो हुकूमत को ज़रूर चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक दफ़ा अपने फ़ैसले पर दोबारा नज़रसानी करे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।